ओहो, क्या हाल चाल है सभी के। पार्ट नंबर 3 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th पे आ गए भाई साहब। और यहाँ पे आज हम लोग करने वाले दो लोगों का गठबंधन, दैट मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट को जब साइंस से मिला देते हैं ना तो बनता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। और दिया किसने भाई? हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे चैप्टर को, बिल्कुल हंसी मजाक और रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, मजा आ जाएगी बढ़िया तरीके से। और अगर तुम्हें अच्छी लग जाए क्लास ना तो उन लोगों को शेयर करो जो सच में क्रेव कर रहे हैं बढ़िया कंटेंट के लिए, जिससे उनकी पढ़ाई भयंकर हो जाए। नॉट दैट वही पुराना बोरिंग पढ़ाने का तरीका। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई साहब कुछ भी शुरू करने से पहले देख लेते कि एफ.डब्ल्यू. टेलर थे क्या। तो भाई प्रपोज किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट को, भाई फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी जाने जाते थे। पिछले वाले क्या जाने जाते थे? फादर ऑफ जो था मॉडर्न मैनेजमेंट जाने जाते थे। ठीक है, फोकस क्या था? इंप्रूव करते थे वर्क एफिशिएंसी थ्रू द साइंटिफिक स्टडी एंड मेथड्स। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस थे, ये लोअर लेवल और प्रोडक्शन एरिया पे ज़्यादा फोकस है। इनको लगता था कि जो फैक्टर है वो प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन सेक्टर को सुधार लोगे तो सारा का सारा काम सही हो जाएगा। वो भी गलत थे, ये भी गलत थे, वो भी गलत थे, ये भी गलत थे। क्योंकि मैंने पहले कहा था सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पे काम करने से कुछ भी नहीं रहेगा, आपको सारे डायमेंशंस पे इक्वली एफर्ट डालने पड़ते हैं। मिडिल लेवल के लिए तो मुझे लगता है कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना ही नहीं है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो लोग कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक टॉप लेवल के लिए दे दिया, एक लोअर लेवल और वर्कर्स के लिए दिया, और बाकी मिडिल लेवल को तो सब भूल गए। ठीक है, द मेन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इनका मेन काम क्या था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसके साथ साथ वेस्टेज रिड्यूस हो जाए, वेस्ट ना एक्यूमुलेट हो, और जो मैक्सिमम आउटपुट एक कंपनी डिजर्व करती है वो उसे मिल जाए। ठीक है, तो भाई सीधी बात यह है कि यहाँ पे साइंस और मैनेजमेंट का गठबंधन होने वाला है और बनने वाला है मैनेजमेंट हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो खाओ डॉक्टर झटका की कसम और बढ़िया तरीके से इसको याद कर डालना। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भैया हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा माल मसाला बाकी है, उसको देखना जरूरी है। क्या है भाई? एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अभी हम लोग देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं। इनकी जीवनी क्या है बच्चे? 1856 से 1915 तक का इनका जन्म और स्वर्गवास था। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और उसके बाद सबसे बड़ी जो थी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जाने जाते थे। ठीक है, मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर काम करते थे। और बच्चों ध्यान रखना, ये वहाँ की जो वर्किंग और एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और जो वहां से सीखे वहां पे उन्होंने उसकी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था क्या? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसी से ये अध्याय निकाल लिया गया है और आपके सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस में डाल दिया गया है। तो सिंपल मतलब ये है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की वैसे तो जीवनी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं और आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे है, तो बच्चे आपका वाइवा वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो पूछ सकता है कि भाई जल्दी से बता दो एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, कहाँ पैदा होते। ये जरूर पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया था, किस नाम से जाने जाते थे। बढ़ते हैं भाई, सबसे पहला टॉपिक जो है डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर से अच्छा कोई नहीं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के ही शब्दों में साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है उसको जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा है मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। दैट मींस आप पहले ये देखो कि आप अपने लेबर्स, व्हाट मेंस वांट टू डू मतलब सीधी बात है, व्हाट यू वांट मेंस टू डू का मतलब क्या है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे के सारे लोगों से करवाना क्या चाहते हो। मतलब आपका गोल पहले स्पेसिफाइड होना चाहिए। क्या चाहते हो आप, करवाना क्या चाहते हो, पहले गोल स्पेसिफाइड होना चाहिए। और ये देखते रहो सीइंग दैट दे आर डूइंग इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब वो काम कर रहे हैं अपने बेस्ट आउटकम के लिए और चीपेस्ट वे में काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी सस्ता पस्ता नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो नेसेसरी कॉस्ट है उससे ज़्यादा पैसा जा रहा है। कि मतलब 100 रुपये में प्रोडक्शन होना चाहिए था, 100 रुपये में प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन लिया कितना जा रहा है? 150 रुपये। ये जो 50 रुपीज़ का अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है बच्चे, ये और कुछ नहीं है, जस्ट वेस्टेज है और आप बहुत कॉस्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि चीप अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो खराब ही है। कभी कभी चीप वर्ड हम इसलिए भी यूज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने उतना ही पैसा खर्च किया जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा खर्च करना कॉस्टली होता है और ज़रूरी नहीं हर बार कॉस्टली अच्छा ही माना जाए। तो भाई क्या कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि पहले आप ये देखो कि आप अपने लेबर से कराना क्या चाहते हो, अपने एम्प्लॉय से कराना क्या चाहते हो, और फिर अगर ये पता चल जाए तो ये जरूर चेक करते रहना कि चीपेस्ट और बेस्ट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे बात करते, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे
FW टेलर के जो चचेरे भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो लाइक के बिना काम नहीं चलता, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करे बिना पैसा नहीं आता, और दूसरी चीज़ कमेंट बॉक्स के बिना एंगेजमेंट नहीं आता। तो ये तीनों चीज़ों को फुलफिल कर देना बच्चे, तभी काम हो पाएगा। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं टिपिकल बिजनेस स्टडी स्टाइल में कि भाई हम क्यों यूज़ करें, हम फ्योल को यूज़ कर लेंगे ना, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे ना, हम आपको ही यूज़ क्यों करें। तो भाई सीधी बात है, इसका जवाब कुछ 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंटर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक ने दे रखा है। उसमें सबसे पहला पॉइंटर क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, सीधी बात यह है क्या, जैसे हप्पू सिंह प्रोडक्शन इंक्रीज करके रखे ना ठैयों के साथ, दोज नोज, ठीक है। तो भाई बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मेथड्स एंड डिवाइसेस, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दे रखे हैं उनको यूज करते हो, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बता दी। उसके बाद क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं जरूरी होता है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होती है। कॉस्ट रिड्यूस होगी। अभी हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में देखा था ना, कॉस्ट क्या है, सबसे चीपेस्ट वे यूज करना है, तो कॉस्ट भी कम होगी। सही इंसान सही वर्क करेगा, मतलब अननेसेसरी काम पे नहीं लगेगा, और उसको वही काम मिलेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है, अननेसेसरी काम में नहीं जाएगा। वेस्टेज रिड्यूस होगी। और बच्चे ध्यान रखना, हर इंसान को उतनी ही इंसेंटिव, वेजेस, पर्क्स, सैलरीज मिलेगी जिसका वो हकदार है। अगर आप टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर से सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर आप यूज करते हैं, तो आपको ये 1 2 3 4 5 और 6 खूबियां मिलेंगी, जो शायद आपको हेनरी फ्योल, मतलब जो पार्ट 2 में आए थे हमारे भाई साहब, उनसे भी मिल सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक और ब्रॉड तरीके से इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये बस इसकी मार्केट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से भी अचीव हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सर अचीव कौन सा, फॉलो किसको करेंगे, हेनरी फ्योल को करेंगे कि FW टेलर को करेंगे। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन को पहले एनालाइज करना चाहिए कि उनके देवता कौन होने चाहिए, FW टेलर होने चाहिए कि हेनरी फ्योल होने चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से हेनरी फ्योल ज़्यादा सही है टेलर से। क्यों? क्योंकि टेलर बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं बताते हैं, बहुत इन जनरल बता देते हैं। वो थोड़ा स्पेसिफाइड होते हैं कि भाई डिसिप्लिन रहो, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करो, ये कुछ ज़्यादा बताते नहीं है। तो तुम लोग पढ़ोगे खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं करो, साइंस यूज़ करो। ये देखो छोटा भीम है, छोटा भीम एंड हिज गैंग, छोटा भीम एंड हिज गैंग, ठीक है। छोटा भीम है, ढोलू भोलू हैं, राजू हैं, जग्गू हैं और चुटकी हैं। और ये जब भी कोई बहुत भयंकर दुविधा में फंस जाते हैं तो छोटा भीम सीधा किसके पास, धूनी वाले बाबा के पास जाते हैं, ठीक है। राजा इंद्र वर्मा के पास नहीं जाते हैं, किसके पास, धूनी वाले बाबा के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, धूनी वाले बाबा जो भी बताएंगे वो साइंटिफिक होगा। क्या होगा, साइंटिफिक होगा। वरना अगर ये लोग यूज़ करेंगे वो रूल ऑफ थंब होगा। रूल ऑफ थंब का मतलब अंगूठाबाजी कर रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं, यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे होंगे। तो हिट एंड ट्रायल से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना है। साइंटिफिक मेथड्स को क्या करते हैं, टेलर्स ने पहले ही, हमारे धूनी वाले बाबा कौन है, टेलर है, FW टेलर है, उन्होंने पहले ये सारी की सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। तो जैसे अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आगे फ्यूचर में तुम साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे। तुम कोई भी हिट एंड ट्राई नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारे हारने के परसेंटेज हो जाएंगे कम, जीतने के हो जाएंगे ज़्यादा, और तुम जीत के ही आओगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ थंब मीन्स ट्रेडिशनल मेथड्स। जैसे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन, ये कर लेते, ये कर लेते, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं। 100% इफेक्टिव मेथड्स को यूज़ करना है। दीज मेथड्स आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। जो आप रूल ऑफ थंब वाले मेथड यूज़ करोगे वो हमेशा करेक्ट नहीं होते, क्या पता कभी फेल हो जाओ। तो टेलर सजेस्ट करते हैं हर जॉब को साइंटिफिक स्टडी करवाइए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, अन्यथा कोई भी डिसीजन ना लो। कुछ मत सोचो, खराब सोचने से बढ़िया है, खराब सोचने से बढ़िया है कुछ मत सोचो। लेकिन हमारा दिमाग साला ऐसा बना ही कहाँ है कि हम लोग तो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या एम्फासिस किया है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, और ओवर थिंकिंग बिफोर डूइंग नहीं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो पहला खत्म हो गया सर, 4 में पहला खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अगला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब अमन शांति मेंटेन रखनी है। यह मैं ही हूँ बच्चे, जब मेरे बाल थे अच्छे कि मैं हाथ मिला रहा हूँ बच्चे किससे, किंग जोन उन से। तो क्यों, हार्मनी मेंटेन करना चाह रहा हूँ, डिस्कॉर्ड नहीं करना चाह रहा। हार्मनी का मतलब बिजनेस के अंदर अमन शांति मेंटेन हो, दैट मीन्स डिस्कॉर्ड ना हो। डिस्कॉर्ड का मतलब कलेश होता है। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजर्स को भी वर्कर्स के साथ तो गेन शेयर करना चाहिए, और वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए। अननेसेसरी छुट्टी, लीव और स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कैन बी अचीव बाय चेंजिंग इन द एटीट्यूड। यहाँ पे दोनों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए।
चाहिए, जिसको मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में बोला गया है टेलर ने। और अभी कभी भी केस स्टडी में आ जाए मेंटल रिवॉल्यूशन तो भाई सीधी बात बोल देना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैनेजमेंट शुड शेयर देयर गेन्स, और वर्कर को भी करना चाहिए हार्ड वर्क और एक्सेप्ट करने चाहिए चेंज। तो क्या कहा, वर्कर्स को, मैनेजमेंट को शेयर करने चाहिए गेन्स और वर्कर्स को एक्सेप्ट करने चाहिए चेंज। ओके, यही है बच्चे क्या हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, जो हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर आता है। दो हो गए। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मेंटेन रहेगा, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन अगर किसी कंपनी में लग रहा है तो वो क्या होगा, तो वो कुछ नहीं होगा, वो होगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मेंटेन रखना है, कोऑपरेट करना है अपने कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपना इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। तो एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड फोकस करता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। इसका मतलब बस यही है, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन, हाथ मिला के चलना है, कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं, कोई बायसनेस नहीं करनी है, ठीक है। वर्कर्स को और मैनेजमेंट को हाथ मिला के चलना है, एक्चुअल वाला हाथ नहीं मिलाना, मन में हाथ मिला लेना है, ठीक है। उनकी बात मानिए, वर्कर को अननेसेसरी कोई डिमांड नहीं क्रिएट करने की, छुट्टी दे दो, स्ट्राइक कर दो, बोनस बढ़ा दो। और मैनेजमेंट को भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, सबको प्रॉपर एक तरीके से इनिशिएटिव लेना है, उनके आइडियाज़ को भी क्या कहते हैं हम लोग को भली भांति समझना है, उनको भी अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ उनको अपने गेन्स और प्रॉफिट्स को शेयर भी करना है। भाई कंपनी बहुत कमा रही है तो उनकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बाद आता है लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। लास्ट टॉपिक में मैंने मात्सुशिका कुनुस्के, द फाउंडर ऑफ पैनासोनिक के बारे में आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्कर अपने इनिशिएटिव लेना चाह रहा है कि भाई ये प्लान काम कर सकता है कंपनी में, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसके साथ तालमेल बैठाना है, आपको उसके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी। और अगर आपको लगता है कि उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है तो उसे अप्लाई भी करना चाहिए। और आपको उसको डेवलपमेंट, अब ये कैसे हो सकता है, उसका डेवलपमेंट जब करोगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार्स, ठीक है, प्रॉपर पर्क देंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, तब जाके वो बढ़िया तरीके से छाती चौड़ी करके अपने बिजनेस को, हम भाई वो करेंगे काम अच्छा तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो भाई उनका डेवलपमेंट जो करना वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें प्रेज करना और उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनका 100% आदर करना, ये हमारा चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे तो खत्म हो गए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना बच्चों, ठीक है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गए सर, तो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं बच्चों, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, वो 14 दिए थे, 4 दिए। वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी थी, सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया और 4 शब्दों में बोल दिया। स्टड बनने की कोशिश कर रहे थे, जो ज़्यादा नहीं बोलते, हाँ हाँ करते हैं, वही वाला काम कर दिया एफडब्ल्यू टेलर ने। लेकिन फिर अब इनके कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ नहीं पा रहा था। हाँ भैया बता तो दिए है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कोऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं, हार्मनी रखनी है, डिस्कॉर्ड नहीं, धोनी वाले बाबा के पास जाना, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करनी है, रूल ऑफ थंब नहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था। सीधी बात यह है कि वर्क दे दिया, आपका मैग्नीट्यूड नहीं दिया, ठीक है, डायरेक्शन दे दिया, मैग्नीट्यूड नहीं दिया। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड देने का काम कर रहा था टेक्निक्स, जो यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को 100% इफेक्टिव कैसे बनाएंगे इन टेक्निक्स को यूज़ करके। सबसे पहली क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दूसरा आपका डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। पहले इन दोनों को समझ लें क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, तो पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, सरल देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, जैसे एप्पल के हर एक फोन का अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन रखो, साल में सिर्फ 4 फोन निकालते हैं, आईफोन 17 प्रो मैक्स है, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17, और एक इनका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सीरीज होती है, जिसमें कभी एयर निकाल देंगे तो कभी मिनी निकाल देंगे तो कभी मैक्स निकाल देंगे, वो बड़ा वाला फोन जो आता था, ठीक है, प्लस वाला, मैक्स यानी प्लस आता था, आईफोन इतने प्लस, ठीक है, 16 प्लस, 17 प्लस, 15 प्लस, जो भी है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोन निकाल लेंगे, अलग अलग कंपनियों की तरह नहीं कि ये J456 और ELTO 15 पता नहीं क्या क्या, इन्फिनिक्स 4 स्पार्क प्रो प्लस फटाक पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं, ये सब नहीं करना। स्टैंडर्ड मेंटेन रखने और सिंप्लीफाइड रखना है, जैसे कस्टमर कंफ्यूज ना हो जाए। स्टैंडर्ड रखने और सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अपने काम के स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है, और सिंप्लीफाइड रखो, बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स में मत बिखेरा करो, सिंप्लीफाई रखो, इतना काम करना, काम खत्म। अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले आओगे अपने काम को करने के लिए, काम ही नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स भी कंफ्यूज होंगे, अरे भैया दूसरा स्टेप क्या था, बार बार बुला रहे हैं, रामू काका बना दिए मैनेजर को, भैया आ जाओ जरा बता दो आपका अगला काम क्या करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंप्लीफाइड रखना है, ठीक है, जस्ट लाइक एन एप्पल। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। देखो ये फ्रूटी का एक गरीब आदमी फ्रूटी पैक कर रहा है,
इस पे लिखा हुआ है पड़ोस में बिलबोर्ड, इफ यू क्रिएटेड 100 फ्रूटी पैक्स इन अ डे यू विल गेट एक फ्रूटी पे 10 रुपया। मतलब अगर तुम टेट्रा पैकिंग वाली फ्रूटी जो बना रहे हैं, अगर तुम 100 पैकेट बना लेते हो तो तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे वेजेस, ठीक है। और वहीं पे अगर तुम 100 पैक से कम बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल 99, 98 या 97, आपको हर पैक पे सिर्फ 8 रुपये मिलेगा। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा सिर्फ एक फ्रूटी का पैक ना बनाने में। तो लोगों से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब कहेंगे 100 बनाने, 100 बनाने, 100 बनाने। आपको कहने की जरूरत नहीं है यार रामू आज तुमने 100 पैकेट नहीं बनाए, सिर्फ 95 बनाए, अच्छा काम नहीं कर रहे हो। रामू कह रहे भैया कल से बना लेंगे, तो भाई वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा वो। लेकिन अगर तुमने डिफरेंशियल पीस में सिस्टम लगा दिया, अब रामू का भैया 99 बनाए एक नहीं बनाए, तो भैया हमारे रूल्स हैं, अगर तुमको मैंने पैसा दे दिया तो वो पड़ोस में मगन है ना, वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा भैया मैंने तो 101 बनाया और मुझे 10 के 10 मिलने चाहिए हर पे, और इसको निचले कम बनाए तो उसको कम ही मिलना चाहिए। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग, पीस वे सिस्टम का मतलब टुकड़े, डुअल वे सिस्टम जिसको बोलते हैं, वेज के टुकड़े, पीस वे, डिफरेंशियल अलग अलग, पीस वे सिस्टम। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग वेज सिस्टम लगा दिए, अलग अलग टुकड़े लगा दिए, लोग ज़्यादा काम करेंगे, 100% ज़्यादा काम करेंगे। तो 2 तो हो गए। फिर आ गया तीसरा बच्चे, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है बच्चों? टाइम स्टडी होता है कि आपको कुछ स्टडी, टाइम स्टडी तो नहीं होता, बेसिकली इसका मतलब होता है मेथड स्टडी। तीसरी टेक्निक है मेथड स्टडी, कुछ स्टडीज़ लाइए अपने बिजनेस के ऑपरेशन वर्कर्स में, कुछ स्टडीज़ लाइए। पहली स्टडी मोशन स्टडी होती है बच्चे, पहली स्टडी मोशन स्टडी होती है, दूसरी होती है टाइम स्टडी, और तीसरी होती है फटीग स्टडी। क्या होती है सर? आप सबसे पहले मोशन कैप्चर करो, देखो कि भाई लेबर अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, बार बार पिटनी रगड़ रहे हैं, ये सब नहीं करना है, उनके मोशन को कैप्चर करो। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस जाने में लॉन्ग कट ले रहे हैं, जैसे बतियाते हुए चलेंगे, थोड़ा चाय सुट्टा मारते हुए चलेंगे, ये नहीं करना है। मोशन कैप्चर करो उनका, सीसीटीवी कैमरे से डर लग बहरा उनके, कहते ये क्या कर रहे हो, अननेसेसरी उधर क्यों जा रहे हो, हैं? तभी क्या करते हैं हम लोग, मोशन स्टडी तो करते हैं। घर पे लेबर लगे होते हैं, आप बैठते हैं, आपके पिताजी कहते हैं इनको देखो वॉच करो, आप समझते क्या यार क्यों करते हो वॉच, क्योंकि काम नहीं करते हो, काम चोर होते हैं। मोशन स्टडी को बढ़ाने लग जाते हैं, ज़्यादा वो मोशन करने लगते आते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा कैप्चर होता है और उनकी दिहाड़ी बढ़ने लगती है। आज काम नहीं करेंगे 2 दिन का, 3 दिन का काम 10 दिन बैठाते हैं। मोशन स्टडी करोगे तो ये नहीं कर पाएंगे वो, समझ गए? आगे टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मतलब थ्रू टाइम स्टडी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ये देखो कि मिनिमम टाइम कितना है और उस टाइम पे कंप्लीट करवाओ। इसको टाइम बॉक्सिंग भी कहते हैं, इसको टाइम बॉक्सिंग भी कहते हैं बच्चों। टाइम बॉक्सिंग मतलब एक काम करने के लिए टाइम बॉक्स कर दीजिए। एक बार क्या था, एलन मस्क जा रहे थे एरोप्लेन से अपने 4 इंजीनियर्स के साथ, अब वहाँ पे क्या हुआ कि चारों इंजीनियर, अब वो एलन मस्क ने बात करी कि यार ये जो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत वाली बात है, क्या किया जाए, इसको कैसे करेंगे। तो सारे इंजीनियर्स ने कहा सर ये तो बहुत क्या कहते हैं भयंकर बात है, इसमें 6 महीने तो एटलीस्ट लग जाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 6 महीने तो लग जाएंगे। उसने घुमा दिया, उसने तो घुमाया नहीं, पायलट को ऑर्डर दिया, ठीक है, नियर अबाउट डायरेक्शन चेंज करवाई प्लेन की, एल्टीट्यूड चेंज करवाया, नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उतरा, अपने ऑफिस गया, और उसके बाद उसने कहा कि तब तक ऑफिस से नहीं निकलेंगे जब तक हमारा ये जो पूरा का पूरा काम है ये सॉल्व नहीं हो जाती, ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो जाती। और 6 महीने अंदर जो बता रहे थे, जो 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी, उसके इस पर्टिकुलर टाइम बॉक्सिंग से 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो गई। जिस काम को जितना समय दोगे वो उतने में पूरा हो जाएगा, जिसको जितना ज़्यादा समय दोगे वो उतना ही अननेसेसरी बढ़ेगा। टाइम स्टडी। फटीग स्टडी, लोगों को हमें कितना रेस्ट देना चाहिए, कितना रेस्ट नहीं देना चाहिए। ज़्यादा रेस्ट दे देंगे तो लथार्जिक हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, कम रेस्ट देंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे बेचारे, ठीक है। कतई वो इजिप्ट वाले वो नहीं बन जाए, कूड़े मार रहे हैं और वो खींच रहे हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्रिक्स खींच रहे हैं पिरामिड बनाने के लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फटीग स्टडी प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे बेचारे, ठीक है। आगे भाई बात करते हैं, 3 हो गया ना, चौथा बचा, चौथा लास्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। भाई स्कूल में तो पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता पेपर्स में। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है कि जो टेलर है भाई साहब, टेलर भाई साहब ने क्या कहा, टेलर भाई साहब बोले कि भाई आप एक काम करिए, आप जैसे आप मैनेजर हैं, ठीक है, मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, क्लास के टीचर वाला हाल है। तो इसने क्या कहा, 2 लोग बना दीजिए, एक बना दीजिए प्लानिंग इंचार्ज, एक बना दीजिए प्रोडक्शन इंचार्ज। मतलब ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे मतलब लेबर्स में से कुछ मतलब फ्रॉड लोगों को उठा दो, 4 लोग ये और 4 लोग ये हैं लेबर ही,
ये वही क्लास के मॉनिटर, ऑफिस बेयरर्स हैं, हाउस कैप्टन, प्रीफेक्ट और पता नहीं क्या क्या, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये वही सब है। लेबर में से उठाएं, स्टूडेंट में से उठाएं, अपना काम कराने के लिए, अपना सेल्फिश मोटिव पर। तो मैनेजर हर लेबर पे नज़र नहीं रख पा रहा था, तो इसने क्या किया, प्लानिंग इंचार्ज बना दिया, प्रोडक्शन इंचार्ज बना दी, चार। प्लानिंग इंचार्ज में हमारे पास जो थे वो कौन थे बच्चे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क। का मतलब क्या है, जो लेखा जोखा रखे। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ देखते थे। अच्छा जैसे मॉनिटर है, बात कर रहे हो तो तपेड़ नहीं मार सकता, वो बोर्ड पे लिख सकता, हाँ रामू बात कर रहे थे, श्यामू बात कर रहे थे, और उसके बाद सब कह अरे नाम क्यों लिखा बोर्ड पे, ऐसी की तैसी तुम्हारी। क्लर्क है ना बेचारा, मॉनिटर नहीं, वो क्लर्क है, वो लिख सकता है नाम। वो ये नहीं कर सकता है कि ये रामू बात कर रहा है, ये चप्पल उठा मारी उसके, ये नहीं कर सकता है वो। तो इनका भी काम यही है, क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शंस बताते थे। क्या बताते थे, ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड, भाई काम कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है। और काम नहीं कर पा रहे तो चपेड़ नहीं मार सकते, लिख देते हाँ मुकेश काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी मैनेजर को बताएंगे जाके, सुरेश काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी मैनेजर को बताएंगे जाके। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देता है क्या, कैसे काम करना है। ओके, नेक्स्ट रूट क्लर्क, टू ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पहले पैकिंग मत कर देना, पहले ब्रांडिंग होगा, फिर उसके बाद उसको सील किया जाएगा, फिर बड़े बड़े कर्टन में रखा जाएगा, फिर कर्टन का भी कर्टन बढ़ेगा, फिर वो जाएगा, लोड होएगा। सीक्वेंस बताता है, रूट बताता है, कैसे प्रोडक्शन रूट पे चलेगा। अब कर्टन कोई रख ही नहीं रहा है, इसे क्या कहते हैं, पैकेट्स पे पैकेट्स जो है ट्रक में डाले दे रहा है, फिर क्या कर देगा हरामखोर। मुकेशवा है ना, मुकेश ने रूट फॉलो नहीं किया, अभी बताएंगे जाके मैनेजर को। क्लर्क है ना, क्या है, क्लर्क है, क्या कर रहा है, रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, हर चीज़ टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही, टाइम पे नहीं हो रही तो फिर ये भी नाम लिख देते हैं और मैनेजर को बताते हैं जाके। और डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन रखे। तो क्या बना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइप्स ऑफ टाइम और कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर कॉस्ट में, मतलब ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रही, और डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करा हुआ है। ये 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। कौन से इंचार्ज है बच्चे, ये 4 हैं प्लानिंग इंचार्ज। फिर कोई प्रोडक्शन एरिया पे भी तो होना चाहिए, तो प्रोडक्शन एरिया पे ये 4 लोग थे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इनमें क्लर्क नहीं लगा है, क्यों, इनको काम ही अलग है, इनका काम क्लर्क वाला हो ही नहीं सकता। क्यों, स्पीड बॉस क्या है, मशीन प्रॉपर स्पीड पे चल रही कि नहीं। अगर इनको सोचो इनका नाम होता स्पीड बॉस क्लर्क, तो ये कैसे होते हैं, मशीन 4 पीस निकाल सकती है, 10 निकाल रही है, भयंकर तरीके से मशीन चल रही है, लिख लेता हूँ, बॉस को बताऊँगा। अरे अब जब तक बॉस को बताओगे तब तक मशीन की ऐसी की तैसी हो चुकी होगी। इसीलिए इनके आगे क्लर्क नहीं लिखा, ये एक्शन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं। तो इंश्योर दैट मशीन्स कैन रन एट देयर ऑप्टिमम स्पीड। ओके, गैंग बॉस, नाम बड़े दर्शन छोटी। क्या क्या करते हैं, ये असेंबल करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, रिंच, प्लास, पेचकस, लूज टूल्स अपने पास रखते हैं। लेकिन भाई इसका भी काम बड़ा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फर्म्स में तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो उन सबको रखना, सॉर्ट करना, इस मशीन के ये है, उस मशीन के वो, तो बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। ये भी क्लर्क नहीं है, क्योंकि इनका काम ऑन फील्ड वाला है, तो ये लेखा जोखा नहीं, एक्शन पे ज़्यादा काम करते हैं। रिपेयर बॉस, कोई भी चीज़ रिपेयर हो गई, हर दिन ही रिपेयर्स होती हैं, बड़े कारखानों में हर दिन ही रिपेयर्स होती हैं, तो रिपेयर बॉस का काम है रिपेयर करना, और इंस्पेक्टर का मतलब हर चीज़ इंस्पेक्ट करना, सब कुछ प्रॉपर चल रही कि नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि यार ये तो सही नहीं चल रहा है, तो गैंग बॉस को बताया जाएगा, फिर रिपेयर बॉस को बताया जाएगा, रिपेयर बॉस करेगा अरे भाई यहाँ पे तो ये टूल लगेगा, वो गैंग बॉस को बताएगा, गैंग बॉस फट 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 लेके आएंगे, भैया ये लो टूल्स, ठीक है। रिपेयर बॉस रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्पीड बॉस देखेंगे, कहेंगे हाँ अब तो बढ़िया स्पीड चल रही है, अब तो मजा आ गई, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है बच्चे, ये सब हो रहा है कहाँ, प्रोडक्शन एरिया में। अब खत्म, भयंकर चल रहा है इन लोगों का भी। ओके चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। पार्ट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। मिलूंगा इसी बाद अगले ही चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत छोटा चैप्टर, जल्दी खत्म कर लेंगे और ऐसे हंसते खेलते हमारा पूरा क्लास 12 निकल जाएगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।